हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको करवाने वाला हूँ कि मिक्स डिज़ाइन M20 ग्रेड का। जो सबसे पहले हम इसके लिए दो चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास IS कोड, दो IS कोड को सबसे पहले हमारे पास पास होना चाहिए। फर्स्ट IS कोड रहेगा हमारा IS कोड 456/2000 एंड दूसरा जो नेक्स्ट IS कोड रहेगा 10/262/2019। सबसे पहले इन दो IS कोड के बारे में हमको पता होना चाहिए कि ये IS कोड कैसे हमको यूज करना होता है मिक्स डिज़ाइन करते टाइम। तो उसके बाद IS कोड होने के बाद सबसे पहले हमको जो डिज़ाइन करेंगे उस डिज़ाइन के बारे में हमको पता होना चाहिए कि हम किस डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो डिज़ाइन हम करेंगे इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो हमको इन चीज़ों को निकालना पड़ता है। सबसे पहले क्या आता है, एक तो प्रैक्टिकल चीज़ होती है जो लैब में की जाती है, और एक थ्योरी होती है जो बुक में या मिक्स डिज़ाइन कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी के बारे में दोनों चीज़ों को बताने वाला हूँ इस डिज़ाइन के अंदर। तो डिज़ाइन करने से पहले हमको कुछ डाटा अवेलेबल होना चाहिए हमारे पास। वो डाटा क्या क्या डाटा होना चाहिए वो डाटा मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए इसकी, जैसे कि निकालना क्या होता है डिज़ाइन करते टाइम। जैसे सबसे पहले इसके एक टारगेट स्ट्रेंथ निकालनी होती है। दूसरा हमारे पास जो एग्रीगेट रहेगा 10-20 सैंड, उसका वाटर सीमेंट रेशियो क्या रहेगा और वाटर कंटेंट क्या रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट की कितनी सीमेंट वाटर रेशियो पर निकालनी चाहिए, कितनी हमारे पास आएगी वैल्यू, वो हमारे पास होनी चाहिए सिलेक्ट करने के बाद। और एग्रीगेट प्रोपोर्शन ऑफ बिटवीन, जो हमारे पास एग्रीगेट रहेगा उसके बीच के अंदर। तो उसके पहले सबसे पहले हमको हमारे पास 10-20 और सैंड और सीमेंट, इन चारों जो मटेरियल है उन मटेरियलों की सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली होनी चाहिए लैब के अंदर, जो आप लैब के अंदर निकालोगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकाली जाती है वो आप वीडियो में देख सकते हैं, और फिर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के बाद ही डिज़ाइन करने के इच्छुक रहते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो कि मैंने जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट्स जैसे कि 20 mm, 10 mm और सैंड और एडमिक्सचर और सीमेंट, इन चारों की पहले से लैब के अंदर मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रखी है जो आपके सामने है। जैसे कि मेरे पास सीमेंट है, सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी मेरे पास कितनी है, 3.15 रहती है, और 10 mm की स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है वो 2.650 स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रखी है। और 20 mm है 2.661 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रखी है। और सैंड की हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगी 2.636 रहेगी। और एडमिक्सर रहेगा, जैसे कि एडमिक्सर की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास क्या रहेगी 1.21 रहेगा। और ये मटेरियल हमारे पास लैब के अंदर अवेलेबल होना चाहिए जब हम उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या रहेगा, डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बता देता हूँ इससे हम क्या क्या निकालना होगा। ये हमारे पास सबसे पहले हमको टारगेट स्ट्रेंथ निकालनी होती है, वाटर सीमेंट रेशियो निकालना होता है, वाटर कंटेंट निकालना होता है, और कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट कितनी % हमके पास 1 m³ के अंदर सीमेंट प्रोवाइड करवानी है वो हमको निकालनी होती है। और एग्रीगेट प्रोपोर्शन बिटवीन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं हमारे पास, इसके बाद हमारा जो स्टेप रहेगा वन स्टेप में हमको क्या करना है कि डाटा रिक्वायर्ड फॉर प्रूविंग, कि डाटा हमारे पास क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए जो हम लैब के अंदर निकाल चुके हैं डिज़ाइन करने से पहले। तो सबसे पहले मैं आज आपके सामने ये बताने वाला हूँ कि आज मैं 20, 10 और सैंड और सीमेंट से मिलाकर एक डिज़ाइन करने वाला हूँ। उस डिज़ाइन को मैंने लिखा है M20 ग्रेड का जो डिज़ाइन मैं अभी करने वाला हूँ। और उस डिज़ाइन के अंदर मैं OPC 43 ग्रेड की सीमेंट को लेने वाला हूँ। और इसके अंदर जो मैक्सिमम नॉमिनल साइज होगा एग्रीगेट का, M20 ग्रेड का डिज़ाइन करेंगे इसके अंदर जो है मैक्सिमम नॉमिनल साइज रहेगा M20 mm रहेगा। और एक्सपोजर कंडीशन
मिल्ड। एक्सपोजर कंडीशन का मतलब होता है कि जैसे कि सर्दियों में जो मौसम होता है और विंटर के अंदर होता है, और हमारा जो गर्मियों के अंदर जो मौसम होता है उसके हिसाब से डिज़ाइन करना होता है। कंडीशन रहेगी, एक तो एसएसडी कंडीशन रहती है, एक्सपोजर कंडीशन रहती है, एक माइल्ड कंडीशन रहती है। तो मैं आपको आज एक्सपोजर कंडीशन के अंदर करवाने वाला हूँ। और जो कंडीशन रहेगी हमारा पास IS कोड 456 टेबल नंबर 3 के ऊपर ये चीज़ आपको मिल जाएगी कि एक्सपोजर कंडीशन में क्या होता है और मिल्ड में क्या होता है और एसएसडी में क्या होता है, वो चीज़ वहाँ पे आपको मिल जाएगी जब आप IS कोड 456 टेबल नंबर 3 IS कोड को खोल के देखोगे तब। वो अब मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ कि एक्सपोजर कंडीशन क्या होती है और मिल्ड कंडीशन क्या होती है। उसके बाद क्या है कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट, इसके अंदर जो मैं मिनिमम सीमेंट कंटेंट रहेगी 300 kg पर M3, 300 kg पर M3 मिनिमम सीमेंट रखने वाला हूँ। और IS कोड 456 टेबल नंबर 5 के ऊपर दिया हुआ है कि M20 ग्रेड के अंदर जब इसका एग्रीगेट का नॉमिनल साइज 20 mm रहेगा तो इसकी मिनिमम सीमेंट कंटेंट 456 टेबल नंबर 5 के ऊपर वहाँ पे शो होती है। तो उस से लेकर हम चलते हैं कि इसकी मिनिमम जो सीमेंट कंटेंट रहती है 300 kg सीमेंट की रहती है। उसके बाद हमारे पास वर्केबिलिटी ऑफ स्लम कोन की हमको किस विधि के द्वारा उसको ग्रेड को करना होता है। जैसे कि स्लम कोन का मतलब ये होता है कि इसकी वर्केबिलिटी कितनी रखनी होती है कि जब प्लांट से डिस्टेंस रहेगा आपका साइड का कि वहाँ से लेकर वहाँ तक जाने में जितना भी टाइम लगेगा उसके हिसाब से हमको वर्केबिलिटी रखनी होती है। तो वहाँ का जो स्लम कोन है, जैसे कि मैंने इसके अंदर स्लम कोन जैसे कि स्लम कोन 100 mm तक दिया हुआ है। तो आपके सामने जो 100 mm दिया हुआ है स्लम कोन, वो मान लीजिए आप कहीं जैसे पंपिंग पे जैसे कॉलम के अंदर डालना हो तब किया जाता है। और अब मैंने जो ग्रेड लेके अभी कर रहा हूँ मैं, जैसे कि मैं 25 to 50 mm के बीच में स्लम रखना चाहता हूँ मैं, के हिसाब से मैं आपको डिज़ाइन करवाने वाला हूँ। आप चाहे उसको 100 से 150 mm के भी हिसाब से स्लम कोन को चेक कर सकते हो, 25 से 50 mm के बीच में चेक कर सकते हो। आप किस टाइप से उसको पंपिंग करने वाले हो या पंप प्रेशर से करने वाले हो, किससे आप कंक्रीट करने वाले हो, उसके हिसाब से आप इसका वर्केबिलिटी मतलब स्लम कोन रख सकते हो। और ये मेंशन कहाँ किया हुआ है कि IS कोड 456 के अंदर ये दिया हुआ है। और उसके बाद इसमें कि ट्रांसपोर्टिंग टाइम, जैसे कि मेरे को आधा घंटा लगता है ट्रांसपोर्टिंग टाइम जाने में वहाँ तक का, इसके हिसाब से मैंने 25 से 50 mm के बीच का स्लम कोन रखा है। और मेथड ऑफ प्लेसिंग, तो मेरा जो मेथड रहेगा जैसे पंपेबल के द्वारा मैं कर सकता हूँ इसको। और इसके बाद है कि स्टैंडर्ड डिवीजन जैसे कि स्टैंडर्ड डिवीजन होता है जैसे कि M20, 20, 25, 35 का, इनका अलग अलग क्या स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है। जो स्टैंडर्ड डिवीजन कहाँ यूज होने वाला है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन को आपको पता लगाने के लिए कहाँ चीज़ होती है, ये चीज़ IS कोड 10-262 के अंदर टेबल नंबर 2 पे शो की हुई है कोड के अंदर, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। और मैं भी आपको इस वीडियो के अंदर शो कर दूंगा कि कैसे कैसे ये डिज़ाइन के अंदर लिया गया है। तो टाइप ऑफ कोर्स एग्रीगेट, करशीट, एंगुलर। करशीट का मतलब होता है, एंगुलर का मतलब होता है कि हमारा जो मटेरियल होता है जिसकी फ्लैक्नेस थोड़ी सी ज़्यादा मिले। करशीट एक राउंडेड मटेरियल होता है, एक करशीट मटेरियल होता है, वो इन दोनों में डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा। तो मेरे पास क्या करशीट एग्रीगेट है तो मैं उससे आपको करवाने वाला हूँ। उसके बाद क्या कि इसका मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट kg, तो मैक्सिमम सीमेंट मैं अभी लेके चल रहा हूँ 370 kg। 370 kg पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैक्सिमम सीमेंट के ऊपर क्या कर रहा हूँ, मैं मिक्स डिज़ाइन कर रहा हूँ। ये चीज़ IS कोड 456 के ऊपर दी हुई है और जहाँ आप शो हो जाएगा। तो 370 kg पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये मैक्सिमम सीमेंट लेके चल रहा हूँ कि 370 kg पे मेरे को M20 ग्रेड का डिज़ाइन करवाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आज निकालने वाले हैं इसकी टारगेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो टारगेट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे पास एक फार्मूला दिया होता है, जैसे कि मेरे पास ये पास एक फार्मूला है। इस फार्मूले के अंदर क्या होता है कि जैसे कि FCK इजकल टू FCK प्लस 1.65 इंटू में S क्या होता है, हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन होता है जो न्यूटन पर mm होता है। ये वैल्यू S जो स्टैंडर्ड ड्राइवल जो डिवीजन होता है उसको कहाँ शो किया हुआ है, जैसे कि
IS कोड 456/2000 में टेबल नंबर 8 पे, टेबल नंबर 8 पे आपको ये मिल जाएगी। और इसके मतलब क्या होता है कि टारगेट स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कंक्रीट की टारगेट स्ट्रेंथ को निकालने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो FCK होते हैं, FCK होता है इसमें टारगेट मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है एट 28 डेज के अंदर न्यूटन पर mm, कि इसकी जो टारगेट स्ट्रेंथ कितनी होती है। मान लीजिए M20 ग्रेड का मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ, तो उसके अंदर जो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होएगी 20 डेज के अंदर ही निकाली जाती है। एक तो 7 डेज होती है, एक 20 डेज होती है। और हम इसकी जो टारगेट स्ट्रेंथ निकालते हैं, फाइनल जो टारगेट स्ट्रेंथ होती है 100 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो क्या है अचीव कर लेता है, वो कितने दिन में कर लेता है, 28 डेज में कर लेता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है इसका कि FCK होता है कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 20 न्यूटन mm², कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि इसकी जो हम डिज़ाइन करने वाले हैं M20 ग्रेड का, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यही बोलती है कि इसकी 20 न्यूटन पर mm मतलब आ जानी चाहिए 20 डेज के अंदर। तो इसके अंदर आगे का क्या होता है कि हमें निकालनी है कि इसकी टारगेट स्ट्रेंथ का जो फार्मूला मैंने ऊपर बताया है, ये फार्मूला बताया है, उस फार्मूले के अंदर वैल्यू को पुट कर देते हैं। FCK का मतलब होता है कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 20 न्यूटन mm², 20 को हम इसके अंदर हम पुट कर देते हैं प्लस 1.65 इंटू 4 क्या है हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिवीजन है, ये 4 कहाँ से आ रहा है ये अब मैं आपको शो कर रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास ये टेबल है अंजूम ऑफ द स्टैंडर्ड डिवीजन, ये टेबल 456 IS कोड 2000 के अंदर दी हुई है। तो इसके अंदर क्या, जैसे कि मेरे पास जो ग्रेड दे रखे हैं M10, M15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, इसके अंदर जैसे कि अलग अलग, जैसे कि 10 से 15 तक का 3.5 न्यूटन mm² स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है, और 20 से 25 का 4.0 न्यूटन mm² स्टैंडर्ड दिया हुआ है। और जैसे कि आगे जो ग्रेड है हमारे पास जिसकी वो 5.0 न्यूटन mm² का स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है। तो मैंने जैसे कि हमारा जो आज का जो ग्रेड है वो M20 है, तो M20 के लिए मैंने कितना रखा है 4.0 न्यूटन mm², 4.50 न्यूटन स्क्वायर रखा है। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। और इसकी जो मैं कैलकुलेशन करने वाला हूँ, कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास 26.6 न्यूटन mm², ये मेरे पास आ जाती है इसकी टारगेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की, टारगेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की आ जाती है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या करना होता है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है कि सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशो, कि इसके बाद हमको क्या निकालना होता है वाटर सीमेंट रेशो, कि कितना वाटर हम जो सीमेंट रेशो रहेगा उसका कितना % हमारे पास वाटर रेशो रहेगा वो हम सिलेक्ट करने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या है कि मिनिमम एग्रीगेट नॉमिनल साइज़, हमारे पास जो M20 ग्रेड का डिज़ाइन करने वाला है इसके अंदर जो मिनिमम एग्रीगेट का जो नॉमिनल साइज़ होता है वो 20 mm लिया गया, हमारे पास 20 mm लिया गया। तो इसका हम जब IS कोड 456/2000 देखेंगे टेबल नंबर 5 पे जाके पेज नंबर 2 पे, तो उसके अंदर क्या है कि हमारे पास जो नॉमिनल साइज M20 mm का, तो वाटर सीमेंट रेशो उसके अंदर दिया हुआ है 0.45 दिया हुआ है। आप कोड के अंदर मेंशन देख सकते हो, और आपको साइड में IS कोड की जो क्लिप होती है वो मैं दिखा भी दूंगा कि कहाँ से मैं ये चेक करके आपको डिज़ाइन करवा रहा हूँ, तो इसके अंदर मिल जाएगा आपको। तो वाटर सीमेंट रेशो हमारे पास क्या रहेगा 0.45 रहेगा, कितना M20 एग्रीगेट का साइज का। तो उसके बाद हम सेकंड जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप रहेगा उसके अंदर वाटर सीमेंट कंटेंट। अब हमको सेलेक्ट करना है कि एक M³ के अंदर M20 ग्रेड का जो डिज़ाइन है इसके अंदर कितना वाटर डालना पड़ता है। तो वाटर को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले आ जाते हैं कि हमारे पास नॉमिनल साइज़ तो हमारा वही रहेगा कि 20 mm का नॉमिनल साइज ले रखे हमने। मैक्सिमम वाटर कंटेंट फॉर एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट रहेगा हमारे पास। तो उसके अंदर कैसे सिलेक्शन करते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या खोलना पड़ेगा कि IS कोड 10-262 टेबल नंबर 2। सबसे पहले हमको वाटर को
वाटर सीमेंट कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो आईएस कोड रहता है 10-262, उसको कोड को खोलने से पहले उसकी टेबल पे चलेंगे हम 2 नंबर के। उसके अंदर देखेंगे कि हमारे पास मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 20 mm है। 20 mm वो उस टेबल को खोलने के बाद चेक करें कि हमारे पास जो टेबल के अंदर मैक्सिमम साइज रहेगा एग्रीगेट का 20 mm है। उस 20 mm के सामने जब हम देखेंगे तो उसके अंदर क्या लिखा पाएगा, जैसे कि मैक्सिमम वाटर कंटेंट फॉर एग्रीगेट 186 लीटर दिखेगा। और 86 लीटर आपको देखने के बाद देखना कि M25 जो साइज़ है हमारा उसके सामने हमारे पे 186 लीटर पर M³ के अंदर वाटर के अंदर दिया हुआ है। तो फिर मैं सबसे पहले पेज पे आपको बताया कि जैसे कि मेरे को स्लम्प रखना होता है कि 25 mm से लेकर 50 mm तक का स्लम्प रखना है, रेंज है मेरी स्लम्प की। तो उसके अंदर क्या कि एडिशनल ऑफ वाटर 3% इंक्रीजिंग। जैसे जैसे हम क्या करेंगे स्लम्प को बढ़ाएंगे, जैसे कि मैंने 25 से 50 रखा, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 150, जैसे जैसे मैं स्लम्प कोण को बढ़ा लूँगा तो ऐसे ही इसके अंदर के 3% वाटर को मैं इंक्रीज करते रहूँगा। जो इंक्रीज करूँगा ये एडिशनल वाटर कैसे इंक्रीज होता है, इसके अंदर का आईएस कोड 10-262 टेबल नंबर 4 पे दिया है। तो फ्रेंड्स क्या करना है, जैसे कि मैंने 25 से 50 mm का स्लम्प कोण रखा है, तो उसके अंदर मैंने अभी बताया कि जैसे कि मेरे पास क्या कि 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125, 125, 150, 150 से 175। जब मैं स्लम्प कोण को इंक्रीजमेंट करूँगा तो मेरे को 3% इसके अंदर का वाटर को ऐड करना होगा। तो मैंने अभी स्लम्प कोण कितना रखा है, 25 से 50 mm तक का स्लम्प कोण रखा है। तो इसलिए जैसे 25 3% 25 में आ चुके हैं और 50 के अंदर क्या 3% ये आ चुके हैं। तो दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 3% हो चुके हैं। 3 × 2 6% वाटर मेरे पास क्या है इंक्रीज हो जाएगा। तो उसको इंक्रीज करने के लिए सबसे क्या करना होता है कि हमारे पास जैसे कि मेरे पास 1 m³ के लिए 86 लीटर जो पानी निकाला है मैंने, प्लस इंक्रीज का मतलब कि इसमें ऐड करना होता है। तो 6 प्लस में 100 × 186, ये एक फार्मूला होता है आल डिजाइन के लिए। तो 6 प्लस में 100 × 186 प्लस में अगर मैं इन दोनों की कैलकुलेशन कर लेता हूँ, कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास वैल्यू आएगी 0.06 × 186 और 0.06 को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा 11.16 प्लस में 186 को मैं प्लस कर देता हूँ तो मेरे पास 197.2 लीटर वाटर आ जाता है। टोटल वाटर मेरे पास कितना आ जाता है, टोटल ये मेरे पास 1 m³ का वाटर आ जाता है, 1972 लीटर वाटर निकल के आ जाता है। तो उसके बाद मैं यहीं पे थोड़ा सा एक बार क्या स्टॉप हो जाता हूँ। उसके बाद थोड़ी चीज़ और है, इसके बाद नोट्स जो लिखा है मैंने, जैसे कि रिड्यूज ऑफ द 15% एडमिक्सर यूज। तो जैसे कि मटेरियल के अंदर जैसे कि मेरे पास 197.2 लीटर क्या है कि 1 m³ को वाटर निकल के बाहर है। तो उसके अंदर क्या करना है कि मेरे को अदर थोड़ा मोटा जो एडमिक्सर होता है वो भी मेरे को ऐड करना है। तो मैं क्या करूँ, इसके अंदर 15% एडमिक्सर को और ऐड करना चाहता हूँ। तो ऐड करने के लिए मतलब क्या है, वाटर को कम करना पड़ेगा और 15% एडमिक्सर को इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो इसके अंदर कि 15% में एडमिक्सर को यूज करने वाला हूँ और 15% में क्या करने वाला हूँ, इसमें से माइनस कर दूँ, वाटर को मैं कम कर देता हूँ और वाटर के अंदर क्या करता है एडमिक्सर को मैं बढ़ा देता हूँ। तो 97.2 माइनस 15.100 इंटू में 197.2, इसमें से क्या है 15% मैं क्या करता हूँ इसमें से रिड्यूज कर देता हूँ। तो मेरे पास 167 लीटर वाटर आ जाता है कि 167 लीटर वाटर रहेगा और 15% मेरा इसके अंदर क्या एडमिक्सर रहेगा। एडमिक्सर क्यों डालते हैं, इसकी ड्यूरेबिलिटी कम करने के लिए। इसकी हीट्स वगैरह जो होती है सीमेंट कैसा जब ये रिएक्शन करता है वाटर तो हीट्स पैदा होती है, उस हीट्स को कम करने के लिए इसके अंदर क्या एडमिक्सर को यूज किया जाता है और इसकी वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। तो ये हमारे पास क्या कि 1 m³ के लिए वाटर भी निकल चुका है मेरा 167.0 लीटर। और उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा इसका, जैसे कि नेक्स्ट स्टेप रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ द सीमेंट रेशो ऑफ सीमेंट का। तो मैंने जैसे कि वाटर भी मेरा निकल चुका है, वाटर कंटेंट आ चुका है और अब मैं क्या सिलेक्ट करने वाला हूँ सीमेंट की 1 m³ के अंदर कितनी सीमेंट मेरे को डालनी पड़ेगी वो अब मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि वाटर सीमेंट रेशो हमारे पास मैंने पहले आपको दिखाया कि 0 पॉइंट मेरा क्या था, जो 0.45 जो वाटर सीमेंट रेशो निकाला था ये मैंने निकाला है, पहले आपको दिखाया है कि जिसे नॉमिनल साइज M20 का नॉमिनल साइज रहता है तो उसका जो वाटर रेशो रहता है 0.45 रहता है। तो अब क्या करना होता है इसके बाद, जैसे कि वाटर ऑफ सीमेंट
डिवाइड में सीमेंट ऑफ रेशो, वाटर ऑफ सीमेंट कितना निकला था मेरे पास 167 लीटर, डिवाइड में मेरे पास क्या है सीमेंट ऑफ रेशो दे रखा है। तो इसको जब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड करने के बाद मेरे टोटल इजक्वल टू 370 kg पर एम क्यूब के अंदर क्या आता है कि जो मेरा एक एम क्यूब का जो मटेरियल बन रहा है उस मटेरियल के अंदर क्या है 370 kg टोटल सीमेंट डालनी पड़ेगी आपको। जो सबसे पहले भी मैं टारगेट लेके था कि मैक्सिमम मेरी सीमेंट रहेगी 370 और मिनिमम जो मेरी सीमेंट रहेगी 300 kg रहेगी। तो मैक्सिमम सीमेंट मैंने लेकर चला था कि 370 kg मेरे को एक एम क्यूब के अंदर M20 ग्रेड का जो कर रहा हूँ इसके अंदर 370 ही सीमेंट मेरे को डालने हैं, जिससे मेरे को 20 डेज के अंदर 20 से ऊपर स्ट्रेंथ अचीव कर पाऊँ। तो ये मैंने 370 kg इसके अंदर सीमेंट निकली हुई है। इसका जो मेरे पास जो वाटर सीमेंट रेशो है 0.05 के ऊपर। दो चीज़ हमारे पास निकल चुकी है, एक तो वाटर निकल चुका है और दूसरी हमारे पास सीमेंट निकल चुकी है। और तीसरी चीज़ क्या निकलनी है कि मिनिमम सीमेंट मिल्ड कंडीशन, हमारे पास मिनिमम सीमेंट मिल्ड कंडीशन और एक्सपोजर, जो मेरे पास एक्सपोजर कंडीशन थी, एक्सपोजर कंडीशन का मिनिमम सीमेंट मैंने 300 kg पर एम क्यूब लिए थी, लेस देन 370 kg पर एम क्यूब। तो एक्सपोजर कंडीशन के अंदर क्या करना है मेरे को 370 kg पर एम क्यूब सीमेंट को डालना है। तो ये हैंस ओके 370 kg क्या है कि 1 जो एम क्यूब रहेगा इसके अंदर क्या है ओके चीज़ है, ये मतलब कि 370 kg हमको डालनी पड़ेगी जो मेरे रेशियो के हिसाब से निकली है। तो ये चीज़ कहाँ मिलेगी आपको, जैसे कि सबसे पहले IS कोड 456 2000 को आपको खोलना है और खोलने के बाद पेज नंबर 2 पे जाना, सीधा 2 पे जाने के बाद देखना है कि IS कोड 10/262 2016 के अंदर क्या है ये चीज़ आपको कंडीशन और वेट रेशो वाटर कैसे सिलेक्ट करना होता है, ये मिनिमम सीमेंट माइल्ड कंडीशन के अंदर इतनी क्यों लेते हैं, तो ये IS कोड 456 के अंदर दी हुई है पेज नंबर 2 पे। इसको आप पढ़ोगे जब आपको पता चल जाएगा कि मिनिमम और मैक्सिमम क्यों लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि हमारे पास क्या है कि फाइन एग्रीगेट, जैसे कि सीमेंट 300 kg मिल चुकी है, 167 लीटर हमारे पास वाटर मिल चुका है। तो तीसरी चीज़ हमारे पास क्या बच चुकी है कि वॉल्यूम स्टेप नंबर 5 में, जैसे कि मेरे पास अब एक तो फाइन एग्रीगेट निकालना होता है और कोर्स एग्रीगेट, दो चीज़ और बच चुकी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट्स एंड कोर्स एग्रीगेट दोनों चीज़ निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करना होता है हमें कि जैसे कि हमारे पास IS कोड 10/262 है, टेबल नंबर 5 के अंदर देखना, पेज नंबर 6 पे देखना, इसके काजिज दिए हुए होते हैं, काजिज हमारे पास। और जो मैं अब जो फाइन एग्रीगेट ले रहा हूँ, जो मैं जैसे सैंड है या स्टोन डस्ट है, वो अब मैं यूज़ करने वाला हूँ सेकंड जोन के अंदर। ये 3 जोन होती है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। जो थर्ड जोन जो सेकंड जोन होती है उसके अंदर के थोड़ा सा कोर्सर मटेरियल होता है और थर्ड जोन होगा, थर्ड जोन के अंदर ज़्यादा ही मतलब फाइनर होती है और फर्स्ट जोन के अंदर क्या है 4 mm से ज़्यादा इसका mm का साइज का होता है। इसलिए मैं इसका टेबल नंबर जैसे कि सेकंड जोन की यूज़ करने वाला हूँ। जो सेकंड जोन की जो मेरे पास सैंड है उसका जो वाटर जो कंटेंट रेशियो है वो 0.652 है और वाटर कंटेंट रेशियो 0.5 दे रखे हैं और सेकंड जोन का जो दे रखे हैं 0.652 दिया हुआ है। तो इसमें से हमको एक चीज़ बहुत जरूर याद करनी होती है कि एवरी 0.05 इंक्रीजिंग कि जितना ये टोटल दिया हुआ है 0. इसमें से क्या है 0.05 क्या करना होता है इंक्रीज करना होता है और रिड्यूज करना होता है 0.01 कि 0.05 तो इंक्रीज कर देते हैं इसमें से और 0.0 वाटर कंटेंट रेशियो होता है वो क्या करते हैं रिड्यूज कर देते हैं। और इसका जो वाटर कंटेंट रेशियो दिया हुआ है जैसे कि रिड्यूज करने के बाद कितना दे रखा है 0.55 दिया हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं हमारे पास जो 0.05 में से माइनस कर देते हैं कि वाटर कंटेंट रेशियो 0.55 माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि -0.0। ये क्या होता है इसमें से रिड्यूज हो चुका है, इसमें से रिड्यूज करना होता है हमको। इसमें से क्या होता है कि इंक्रीजिंग करते हैं और 0.01 क्या करते हैं हम इसके अंदर डिक्रीज करते हैं। ये इसकी जो चीज़ें होती हैं वो मेंशन 10/262 टेबल नंबर 5 पे किया है, वो भी हम आपको मैं साइड में क्लिप दूंगा उसके समझा दूंगा फिर इसको कि ये क्यों आता है क्यों लिया जाता है। तो इसके अंदर क्या है कि 0.05 है हमारे पास। तो ये क्या हमारे पास ये निकला अभी, इसके अंदर निकलने के बाद क्या करना है हमारे पास जो सेकंड जोन का जो वॉइड रेशियो है इसमें से क्या 0.05 को हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। इसमें माइनस करने के बाद हमारे पास के 0.01 जो हमारे पास दिया हुआ रिड्यूज किया हुआ है वो रिड्यूज करने के बाद हमारे पास 0.61 मिल जाता है हमारे पास। इसका जो फाइनल चीज़ होती है हमारे पास जो 0.61 मिलता है। तो इसके अंदर जो हमारा वाटर जो
इसका जो कंटेंट रेशियो है, तो इसमें क्या बोल रहा है लाइन, जैसे कि फॉर पंपेबल कंक्रीट कोर्स एग्रीगेट कैन बी रिड्यूज अप टू 10%। अगर हमको पंपेबल कंक्रीट कराना हो, किसी पंप के द्वारा कंक्रीट करवाना चाहते हो, तो उसके अंदर से क्या करना, हम एग्रीगेट को हम 10% क्या कर देते हैं, रिड्यूज कर देते हैं। रिड्यूज करने का मतलब होता है हम कम कर देते हैं। तो IS कोड 10/262 क्या कहता है, काजिज बोलता है कि 5.52 पे टेबल पे कि इसके अंदर अगर हम किसी पंप के द्वारा करना होता है कंक्रीट, किसी बिल्डिंग के ऊपर कहीं भी स्लैब करानी होती हो, तो उसके अंदर क्या है कि 10% को हम इसमें कोर्स जो एग्रीगेट होते हैं उसको क्या करते हैं, रिड्यूज कर लेते हैं 10%। तो 10% रिड्यूज करने का मतलब, कम करने का मतलब होता है कि वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम हमारे पास 0.61 है। इसमें इसका 10% को हम कम करना होता है। ये दिया हुआ है कि 10% कम करना होता है। कम करने के बाद हमारे पास क्या जाती है कि इसमें से के माइनस कर देंगे 10%, तो हमारे पास इसकी जो वॉल्यूम आएगी, कोर्स एग्रीगेट की जो वॉल्यूम आएगी, वो क्या वॉल्यूम आएगी हमारे पास 0.549। ये हमारे पास के फाइनल वॉल्यूम आ जाती है किसकी, कोर्स एग्रीगेट की। कोर्स एग्रीगेट में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि 10 mm 20 mm, ये दोनों चीज़ आ जाती है इसके अंदर। और उसके बाद जैसे कि हमारे पास की मिक्स कैलकुलेशन, फाइनल चीज़ क्या आती है हमारे पास, मिक्स कैलकुलेशन होती है कि 1 mm के अंदर जितना मटेरियल हमको लेना होता है, मिक्स कैलकुलेशन वो कैसे करते हैं। तो ये अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे हम कि मिक्स कैलकुलेशन कैसे की जाती है। इसको ही बोलते हैं हम मिक्स डिज़ाइन। तो मैंने लास्ट में क्या निकाला इसके अंदर, मिक्स कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। सबसे पहले मैं अब वॉल्यूम निकालने वाला हूँ कंक्रीट की, 1 m³ मटेरियल की कंक्रीट की वॉल्यूम निकालने वाला हूँ। तो वो वॉल्यूम कैसे निकलती है, सबसे पहले देखना है कि हमको इसके अंदर क्या है कि जैसे कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, सबसे पहले हमको क्या निकालनी होती है कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट की वॉल्यूम निकालनी होती है कि इसकी सीमेंट की वॉल्यूम कितनी निकलेगी। तो सबसे पहले हमारे पास मास इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू में 1000 मतलब कि मास कितना दिया हुआ है। जैसे कि पहले हम सीमेंट का निकाला कि मास 370 kg था हमारे पास मास 1 m³ के अंदर, और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने निकाली हुई है सबसे पहले, और मेरे पास क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने पहले निकाल रखी है। और 100 का मतलब क्या होता है, इसकी मतलब उसकी वॉल्यूम निकालने के लिए 100 से इसको डिवाइड किया जाता है। तो 300 kg मास कितना है हमारे पास, 300 kg है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी मैं सबसे पहले आपको दिखा चुका हूँ, जो सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी थी वो 3.15 है। इंटू में 1000 को इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसको मैं कैलकुलेशन करने के बाद इसकी जो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम आ जाता है हमारे पास 0.117 m³ की। 1 m³ के अंदर इसका जो वॉल्यूम रहेगा सीमेंट का। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो क्या होता है, हमने अभी निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम निकाल लिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या रहेगा, हमको अब निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर की। वाटर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा कि 1 m³ के अंदर कितना वाटर हमको लेना है, उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा। तो जैसे कि पहले हमने जैसे कि ये फार्मूला लगाया, वही फार्मूला इसमें रहेगा। उसमें सीमेंट का फार्मूला था, स्पेसिफिक ग्रेविटी लगाई थी। अब हमको किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लगानी है, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी लगानी है। मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इंटू 1000। तो मास ऑफ वाटर कितना था, 167 लीटर था 1 m³ के अंदर। और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितनी रहती है, 1 रहती है, आपको सभी को पता है। और वॉल्यूम इसका कितना रखे 1000। और उसको हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसका एक वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना निकल जाता है हमारे पास 0.167 m³ की। 1 m³ के अंदर 0.167 वॉल्यूम रहेगा वाटर का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या रहती है, अब हमने 2 चीज़ निकाली, एक तो सीमेंट का वॉल्यूम निकाल चुके हैं और वाटर का वॉल्यूम निकाल चुके हैं। और अब हमारे पास आ जाके वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सर। ये एडमिक्सर का वॉल्यूम भी निकालना होगा हमारे पास। तो एडमिक्सर वॉल्यूम भी ऐसे निकलेगा जैसे कि मास ऑफ एडमिक्सर और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एडमिक्सर। तो मास ऑफ एडमिक्सर इंटू में सीमेंट का 1.2%। इसमें एक चीज़ यही है कि अगर आप सीमेंट डाल रहे हो और एडमिक्सर भी डाल रहे हो, तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर सीमेंट का 1.2% आपको एडमिक्सर लेना होता है इसके अंदर। तो जैसे कि मैंने इसके अंदर कैलकुलेशन दी है, जैसे कि मास ऑफ एडमिक्सर का मास कितना था 1.25 इंटू में 370 क्या कर रहे हैं हम, 370 क्या है हमारे पास सीमेंट है। और सीमेंट का 1.2% निकालना होता है। 1.2% निकालना होता है कि मैंने निकाल भी रखा है कि 1.2%। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है हमारे पास, तो ये मेरे पास क्या निकल आएगा कि सीमेंट जो हम मिक्स कर रहे हैं, इसके 370 kg सीमेंट को मिक्स कर रहे हैं, उसका क्या करना है कि 1.2% एडमिक्सर लेना है।
तो हमारे पास कितना आ गया 4.40, ये एडमिक्सर इसका आया, निकल के आया। तो इस क्या करेंगे, हम इस फार्मूले पुट करेंगे जी, मास ऑफ एडमिक्सर कितना आएगा, ये एडमिक्सर आएगा। मास निकालना नहीं तो मास निकाल रहा हूँ, अभी मास निकाल दिया मैंने, ये मास होगा, ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, इंटू 1000 कर दें। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास क्या आ जाता है कि 0.03 m³। तो मतलब इसका लगभग है 3 kg का आसपास ये क्या है, 1 m³ के अंदर एडमिक्सर को हमको डालना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या करना होता है कि ये चीज़ हमारे पास तीनों चीज़ निकलाई, जैसे कि वाटर ऑफ एडमिक्सर निकला, वाटर ऑफ वॉल्यूम निकला और वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, तीनों चीज़ हमारे पास निकल चुकी है। उसके बाद अब निकालनी है हमको इसकी वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट्स की, वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट जो चीज़ हम निकाल ली अभी, तो उनका सभी का वॉल्यूम निकालना है। अब तो हम डिफरेंट वॉल्यूम निकाला था, वाटर का, सीमेंट का, एडमिक्सर का। अब तीनों चारों को मिक्स एक वॉल्यूम निकालना होता है जो 1 m³ का मटेरियल को हमको देगा। तो अब हमको क्या निकालना होता है, फाइनल जो मेरा रिजल्ट रहता है कि वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट्स का वॉल्यूम निकालना होता है। तो ऑल एग्रीगेट वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमारे पास ये फार्मूला होता है कि 1 माइनस बी प्लस में सी प्लस में डी, बी प्लस में सी प्लस में डी का मतलब क्या है, जो जैसे कि मैंने ये निकाली, जैसे इसको मैं मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको मैं जैसे कि सी मान लेता हूँ, इसको मैं डी मान लेता हूँ। तीनों की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, जैसे कि 0.117 ये मेरी वैल्यू, जैसे कि 0.117 ये वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे। और उसके बाद सी की वैल्यू, जैसे कि मेरे पास ये वाटर की वैल्यू आई थी 0.167 m³ वाटर निकला था। और उसके बाद मेरा क्या है, डी की वैल्यू, डी की वजह क्या कि वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सर, वॉल्यूम एडमिक्सर कितना 0.01 m³ है, ये मैंने इसमें वैल्यू पुट कर ली। उस इनको क्या तीनों को मैं अभी ये क्या है इसको प्लस कर लेता हूँ, प्लस करने के 1 में से मैं माइनस कर देता हूँ, माइनस को 1 करने से क्या कि 1 m³, 1 का मतलब कि 1 m³ का वॉल्यूम निकल के आएगा बाहर ये। तो इसमें से माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या 0.713 m³ का मतलब क्या है, ये मेरे पास क्या है कि ऑल एग्रीगेट का वॉल्यूम निकल चुका है। और अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जैसे कि मैंने अब पहले निकाला था कि ऑल एग्रीगेट का वॉल्यूम निकाला था, और फिर वॉल्यूम वाटर का और सीमेंट का वॉल्यूम निकाला था। अब मैं क्या निकालने वाला हूँ एक नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट। ऑल एग्रीगेट का मतलब ये होता है कि जैसे कि ये जैसे कि वॉल्यूम ऑफ ऑल वॉल्यूम इनटू में कोर्स एग्रीगेट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट्स की। तो इसमें क्या कि ऑल वॉल्यूम मैंने पीछे निकाला, पीछे स्टेप में आपको मैंने निकाला कि ऑल वॉल्यूम जैसे कि मेरे पास कितना था 0.713 m³ था। और उससे पहले जैसे कि मैंने निकाला कि कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम, कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम कहाँ से निकाला था, जैसे कि मैंने कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम, जैसे कि ये मेरे पास क्या कि वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम निकाला कि 10% रिड्यूस करने के बाद मेरा वॉल्यूम आया था 0.549 आया था। और उसके बाद क्या लिखा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1020 की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगी वो लिखना होता है। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वॉल्यूम ऑल की स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगी, जैसे कि 0.713 इंटू 0.53 इंटू की स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.661 बाकी 1020 की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकलती है उसमें से किसी की एक ही स्पेसिफिक ग्रेविटी रख सकते हो, जो आपको मैंने सबसे फर्स्ट पेज पे दिखाया है कि जो 20 और सैंड और फाइन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, इसमें 1020 की अभी आपको 1020 में से एक की किसी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी रख सकते हो इंटू 1000। इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, इसको अगर हम कैलकुलेशन करने के बाद ये हमारे पास 1042 kg m³, ये क्या कि मेरे पास टोटल मटेरियल निकल के अभी आया है 1 m³ का मटेरियल, कि इसके अंदर क्या है कि ये ओनली एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट का, कोर्स एग्रीगेट का मतलब कि 10 और 20 mm का 1 m³ के अंदर इतना मटेरियल डाला जाएगा कि 1042 kg पर m³ के अंदर 1020 का ये क्या है कि वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट का वॉल्यूम निकल गया है। उसके बाद मेरे पास बचा क्या है फाइन एग्रीगेट बचा है, हमारे सैंड डस्ट स्टोन जिसको बोलते हो आप, उसका वॉल्यूम निकालना होता है। उसका वॉल्यूम निकालने क्या करता है कि मास ऑफ फाइन एग्रीगेट, ये चीज़ 0.71 चीज़, ये चीज़ ऐसी इस फार्मूले के अंदर ही पुट करनी है कि 0.3 और फाइन एग्रीगेट
का कैसे वॉल्यूम निकाला जाएगा, इसमें से 1 को माइनस कर देंगे। जो हमारे पास कोर्स एग्रीगेट का जो वॉल्यूम था उसमें जैसे कोर्स एग्रीगेट वॉल्यूम कितना था 0.149 था, इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो मेरे पास आएगी 0.415 आएगी, वो क्या निकलेगी, फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम निकल जाता है। क्योंकि कोर्स एग्रीगेट से कम होती है इसलिए इसके अंदर से 1% को हम इसके कम कर देते हैं, तो इसलिए 1 इसके माइनस कर देते हैं। 1 माइनस करने के बाद हमारे पास कितनी इसकी जो वॉल्यूम आएगी 0.41। तो उसको हम क्या कर लेते हैं, एग्जिट का एग्जिट उस इस फार्मूले पुट कर लेते हैं। जैसे कि हम एग्रीगेट का निकाला था 1020 का और ये फाइन का निकाला है, ये चीज़ सेम रहेगी 0.71, ये चीज़ सेम रहेगी। और कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम ये था और फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम मैं अब ये रखने वाला हूँ, फाइन एग्रीगेट रखने वाला हूँ। और जो फाइन एग्रीगेट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली थी 2.63, वो इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। और उसको कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास जो 848 kg पर एम क्यूब के अंदर स्टोन डस्ट बोल सकते हो आप, सैंड बोल सकते हो आप, सेकंड जोन की सैंड हो या स्टोन डस्ट हो, वो 848 kg आपकी 1 एम क्यूब के अंदर रहने वाली है। तो उसके अंदर कहेगी हमारे पास कहेगी फाइनल एक बन चुका है कि ये M20 ग्रेड का डिज़ाइन जो हमने किया है ये फाइनल ग्रेड था। और ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप क्या करते हो, इसको निकाल सकते हो। और फाइनल का मतलब कि अब इसके अंदर कितना 1020 रहने वाला है, कितना इसका 20 में रहने वाला है, कितनी इसकी सैंड रहने वाली है, कितना इसके अंदर एडमिक्सर और वाटर और सीमेंट रहने वाली है। वो एक ट्रायल आपका बैच बनता है पूरा 1 एम क्यूब का, वो अब मैं आपको नीचे दिखाने वाला हूँ। कि सबसे पहले आप देख सकते हो कि मिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायल बैच 1 एम क्यूब का, 1 एम क्यूब का एक मिक्स प्रॉपर्टी बैच है। तो इसके अंदर क्या हमको सबसे पहले हमको सीमेंट निकाली थी 370 kg सीमेंट 1 एम क्यूब के अंदर डालनी पड़ेगी। और वाटर भी हमने निकाल चुके हैं 67 kg पर एम क्यूब निकाल चुके हैं। और फाइन एग्रीगेट भी हमें अभी निकालना है 148 kg पर एम क्यूब। और कोर्स एग्रीगेट भी हमने निकाला था 1042 kg पर एम क्यूब। और एडमिक्सर भी हमने निकाला था 3 kg के लमसम था, वो 3.662 kg पर एम क्यूब। और वाटर जो सीमेंट रेशो कितना था इसका 0.45। ये हमारे पास क्या कि 1 एम क्यूब का पूरा मटेरियल निकल के आ चुका है। जो M20 ग्रेड का जो डिज़ाइन किया मिक्स, इसका एक पूरा बैच है ये 1 एम क्यूब का। तो आप ये इस बैच के हिसाब से आप चला सकते हो। आपको कहीं भी कंक्रीट कराना हो 25 से 50 mm स्लम के अंदर, अगर आपको 25 से 50 से ऊपर अगर स्लम को रखना हो तो इसके अंदर 3% वाटर को फिर बढ़ा के दोबारा कर सकते हो इसके अंदर। तो ये मेरा एक मिक्स डिज़ाइन था। आपको मिक्स डिज़ाइन कैसे लगा, आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर किसी और टॉपिक के ऊपर आपको मिक्स डिज़ाइन चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं उसी टॉपिक के ऊपर क्या कर सकता हूँ, आपका मिक्स डिज़ाइन दे सकता हूँ। ओके, थैंक यू।